Hello, everyone, and good morning. My name is Vivek Sharma, and today we will be discussing about the most important issues of the day. In the first article, we will be discussing about economy perspective से special economic zone के बारे में. Second article, hydrogen plasma reduction for nickel production, हम इसके बारे में जानेंगे. And Weger tardigrade experiment के बारे में हम जानेंगे जो इंडियन साइंटिस्ट ने अभी कंडक्ट करना है. तो इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में एक एक करके हम जानेंगे. सबसे पहले अगर हम देखें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं. रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जहां पर कहा गया कि भाई गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक चिप प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सके और इसके लिए कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया. पहले क्या होता था कि आपको एक बड़ा चंक ऑफ लैंड चाहिए होता था स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डिक्लेयर करने के लिए. दैट वाज समवेयर अराउंड 50 हेक्टेयर एरिया. अब हमने इसको रिड्यूस कर दिया, 10 हेक्टेयर कर दिया. हाँ, ये आपको अभी भी करना होगा कि देख आप इन सामान को विद इन इंडिया आप बेच सकते हो एंड आफ्टर आप कुछ ड्यूटीज वगैरह पे कर दें उसके बाद. अब गवर्नमेंट ने अभी तक जैसे 13,000 करोड़ का एक मैक्रॉन सेमीकंडक्टर संध गुजरात में प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है. देन 100 करोड़ का एक आपका प्रोजेक्ट धारवाड़ कर्नाटका में अप्रूवल मिला है. तो ये चीजें आप याद रख सकते हो कि ठीक है, अभी इंडिया का जो मेजर फोकस है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड को, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जा सके, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया जा सके, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए उसे हम रिड्यूस कर सकें. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आप अगर देखें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है. एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया जो टेरिटरी तो इंडिया की है बट यहां पर इकोनॉमिक रेगुलेशन बाकी कंट्री से अलग हो सकते हैं. अब इसमें क्या होता है कि आपके इकोनॉमिक लॉ और ज्यादा लिबरल हो जाते हैं, कुछ फिस्कल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है कि फॉरेन और डोमेस्टिक कंट्रीज की जो कंपनीज है, मतलब डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं और जो आपकी फॉरेन कंपनीज हैं, ये आके यहां पर इन्वेस्ट करें और इस एरिया को हम डेवलप कर सके. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 और स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल 2006 के अंडर इस एरिया को क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है. वो एरिया आपके किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं, जैसे मल्टी प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक के लिए भी हो सकता है, या फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन के लिए भी ये यूज हो सकता है. अब इसे हैंडल करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इसके लिए 3 तरीके हैं. जैसे प्राइवेट भी हो सकता है, ये सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट भी रन कर सकते हैं, या जॉइंटली सेंटर और स्टेट या सॉरी प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट मिलके भी कर सकते हैं. अब अभी इंडिया की बात की जाए एज इफ नाउ, अपने यहाँ पर 270 से ज्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है. आईटी सेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, इन सभी सेगमेंट से रिलेटेड है, जो 25 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट और 40 लाख से ज्यादा लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है. टोटल इसमें आप देखते हैं कि 9 से 10 लाख करोड़ के बीच का हम एक्सपोर्ट करते हैं और सबसे अच्छी स्टेट जो परफॉर्म कर रही है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड गुजरात है. तो इन टोटल अगर हम बात करें तो यहां से एक्सपोर्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल क्लस्टर बिल्ड करेंगे ताकि इंप्लॉयमेंट जनरेशन बेस्ट हो सके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्यादा बूस्ट होगी एंड इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आपका प्रमोट होता है, जिससे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने की प्रोबेबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है. तो मतलब इसके बेनिफिट तो साफ साफ हमें समझ में आते हैं. अब यहां पर फिस्कल इंसेंटिव इन द सेंस कि 100% जैसे टैक्स एग्जम्पशन आपको मिल सकता है, कहीं ना कहीं लाइक सिंप्लीफाई कर दी जाती है, जो क्लियरेंस मोड है सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाती है. यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जैसे पावर, रोड्स, कनेक्टिविटी, जो भी आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वो सब पूरी की जाती है. आपको कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती. हाँ, फोकस ये हो सकता है कि पर्टिकुलर एक एक्स अमाउंट आपको इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी पड़े. अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर, जमीन एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन इज सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है. देन इकोनॉमिक कंडीशन आज की डेट में ग्लोबली बहुत अच्छी नहीं चल रही है, जैसे वेस्ट एशिया के क्राइसिस हो गए, साथ के साथ यूरोपियन क्राइसिस चल रहे हैं, और ऊपर से यूएसए ने अपना जो टैरिफ वॉर स्टार्ट करके वो अलग से. तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली भी अभी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है. चाइना एक टफ कॉम्पिटिटर है, काफी अच्छा डिस्काउंट देता है, कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है. देन कई बार पॉलिसीज रेंडमली चेंज कर दी जाती है, तो इससे
कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो वीक होता है, एंड बहुत सारे रेगुलेटरी हर्डल्स भी यहाँ पर रहते हैं। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरे एरिया में। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब हम बात करेंगे निकल की। निकल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि निकल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, बट अभी एक आपका जर्मनी का इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट ने हाइड्रोजन प्लाज्मा को यूज करके कार्बन एमिशन को सफिशिएंटली रिड्यूस किया है, और ये एक सिंगल स्टेज या सिंगल स्टेप मेथड है जिससे आप लेट्राइट ओर से डायरेक्टली, एफिशिएंटली, सस्टेनेबली निकल ओर को निकाल पाएंगे। तो निकल यूजुअली आपका सेरेमिक और ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है। निकल सल्फेट आपका लिथियम आयन बैटरीज में कैथोड के तौर पे यूज होता है। निकल कार्बोनिली ये आपका यूज होता है लाइक आपके मॉन प्रोसेस के अंदर, एंड फेरो निकल आपका यूज होता है स्टेनलेस स्टील में। ये सल्फाइड और लेट्राइट दो ओर के अंदर आपको मिलता है। क्रोजन रेजिस्टेंस और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी के कारण काफी सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। नाउ इसी चीज को फर्दर अगर हम देखें तो अभी जो प्रोसेस है उसमें सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है कि इसमें कैल्सिलेशन, स्मेल्टिंग, रिडक्शन की जाती है। इन सभी प्रोसेस से कहीं ना कहीं आपका कार्बन एमिशन एज अ बाय प्रोडक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट अप टू 20 टन कार्बन एमिशन होता है आप अगर 1 टन निकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें इस निकल के एप्लीकेशंस की, कहां कहां यूज हो सकता है, तो बैटरी टेक्नोलॉजी, स्टेनलेस स्टील, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे सोलर पैनल्स में, फ्यूल सेल्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। एरोस्पेस और डिफेंस में भी इसका यूटिलाइजेशन है। अब यहां पर अगर आप हाइड्रोजन प्लाज्मा को यूज करेंगे तो इंडिया के अंदर सुकिंदा रीजन जो है आपका उड़ीसा का, जहां पर निकल बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, तो कहते हैं कि भी इस एरिया के ऊपर से जो प्रेशर है वो आपका थोड़ा कम हो जाएगा। एंड प्लस अभी जैसे मेजर जो कंट्रीज हैं जिनसे हम अभी निकल को लाइक देख रहे हैं कि दुनिया भर में जाता है, तो दैट इज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, आपका ब्राजील एंड रशिया। तो इंडिया में 189 मेजर डिपॉजिट्स हैं आपके, खासकर सुकिंदा रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में, 21 इंडोनेशिया में, 20 आपके ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में 16 और 7 रशिया में। तो टोटल आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये देखने को मिलती है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी चैलेंजेस हमारे सामने क्या है कि देखो जो प्रेजेंट आपका करंट जो सिनेरियो है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, प्लस ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल कार्बन एमिशन होता है वहाँ से, एंड दुनिया शिफ्ट कर रही है ई व्हीकल्स पे, तो कहीं ना कहीं माइनिंग प्रोसेस आपका और ज़्यादा तेज होता जा रहा है। अब इसमें लो ग्रेड लेटराइट ओर से भी आप मतलब निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहले क्या होता था कि लेटराइट ओर से आप निकल का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते थे, जिससे प्रॉब्लम रहती थी। अभी बायोडाइवर्सिटी का लॉस कम हो सकता है, वाटर और लैंड डिग्रेडेशन पहले बहुत ज़्यादा सीवियर देखने को मिलता था, बट अभी के प्रोसेस से ये प्रोसेस आपका और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है, इंपोर्ट डिपेंडेंट है, और मेजरली आप देखें तो इंडोनेशिया लीडिंग प्रोड्यूसर है, फिलीपींस, रशिया, न्यू कैलिडोनिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ एरियाज है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं निकल को। दीज आर द थिंग्स। अभी हाइड्रोजन प्लाज्मा से आप 84% कार्बन एमिशन को रोक देंगे, एनर्जी एफिशिएंट है, मोर ओवर रिएक्शन काफी स्पीडी है, तो टाइम ड्यूरेशन आपकी कम हो जाएगी, हाई प्योरिटी है, एंड इवन हमारे जो लो ग्रेड आपको निकल सोर्स देखने को मिलते हैं आप उसको भी यहाँ पे यूज कर पाओगे। तो हाइड्रोजन प्लाज्मा आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो निकल को एक्सट्रैक्ट करने में यूज कर सकते हैं हम। ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है, बिकॉज एक सिंगल स्टेज में सब कुछ ये कर सकता है। तो हाई एनर्जी आयंस को यूज किया जाता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल एटम्स को यहाँ पर मिक्स करके एक आपका प्लाज्मा क्रिएट किया जाता है, जिससे इस पूरे प्रोसेस में जिंक को निकल को हम रिड्यूस करके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करते हैं टार्डिग्रेड्स की। टार्डिग्रेड्स की बात करें तो ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की इनकी शक्ल है, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे साइज के आते हैं, कहीं ना कहीं सेगमेंटेड बॉडी है, 8 लेग्स हैं इनकी, और 4 to 6 पेयर क्लॉज आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 600 मिलियन साल से ये धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, और इन्होंने 5 मेजर मास एक्सटिंक्शन के जो इवेंट्स हैं उनको फेस किया। तो अगर बात करें टार्डिग्रेड्स की तो इवन अंटार्कटिका वाले एरिया में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं, मरीन वाटर में भी देखने को मिलते हैं, इवन
डीप ओशन ट्रेंचेस में भी आपको देखने को मिलते हैं, मतलब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशंस में भी ये आपके सर्वाइव कर सकते हैं। तो अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर यहाँ पर शुभांशु शुक्ला जी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। वेगोर टार्डिग्रेड एक्सपेरिमेंट के नाम से ये जाना जाएगा। टार्डिग्रेड कैसे सर्वाइव, रिवाइव और रिप्रोड्यूस करता है माइक्रोग्रेविटी और स्पेस रेडिएशन के अंदर, इसके ऊपर हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा। तो आने वाले समय में एग्रीकल्चर के अंदर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को बनाने में हमारे को हेल्प करेगा। हम कहीं ना कहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इस साइंस को यूज कर सकते हैं। इवन बायो मटेरियल को हम जो इससे क्रिएट कर सकते हैं, उससे रेडिएशन शील्ड्स को बना सकते हैं। कॉस्मेटिक के अंदर इसका यूज रह सकता है। इवन आप ये मान के चलो ह्यूमन सेल्स को आगे प्रिजर्व करने के लिए हमें इस अगर हम टार्डिग्रेड्स के बारे में ज़्यादा समझ पाएंगे तो इससे हमें ह्यूमन सेल्स को प्रिजर्व करने में भी आगे हेल्प मिलेगी। तो इसमें एक चीज आप याद रखना, जब टार्डिग्रेड्स अपनी बॉडी में से 95% वाटर को लूज कर देता है तो इसे टुन कंडीशन कहा जाता है। हम जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं उसमें इस टुन कंडीशन में ही इसको लॉन्च करेंगे, जहां पे हम फ्रीजिंग और रेडिएशन, वैक्यूम और टॉक्सिक एक्सपोजर से भी ये अपने आप को बचा सकता है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये प्रोड्यूस करता है एक प्लाज्मिक अबंडेंट हीट सॉल्युबल प्रोटीन। अब ये प्रोटीन होता है आपका ग्लास लाइक या जेल लाइक कह सकते हो। तो ये सेल को प्रोटेक्ट करता है कि भाई देखो, जब आपका बाहर वैक्यूम में उसको छोड़ा जाता है तो कहीं वो सिकुड़ ना जाए। तो सेल और डीएनए को ये प्रिजर्व करने में आपका हेल्प करता है एंड कहीं ना कहीं इसी प्रॉपर्टी को ये यूज करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। तो यहां पर आप याद रखना, एक क्रिप्टोबायोसिस भी एक चीज होती है जिसमें जो टार्डिग्रेड्स हैं वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को 0.01% पे ले आते हैं और ऑलमोस्ट डेड स्टेट में चले जाते हैं, जहां पर वो किसी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर को, ऑक्सीजन डिप्राइव एरिया को, किसी भी टॉक्सिक एक्सपोजर को अपने आप को सेव कर लेते हैं एंड डेकेड्स तक वो इस स्टेट में रह सकते हैं और फिर अपने आप को खुद से यहाँ पर रिवाइव कर सकते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो इन्होंने 2007 में ये पहला एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, फोटोन M3। फिर उसके बाद यहाँ पर देवर एबल टू सर्वाइव, ठीक है ना। बायो सेंट्रली मिशन नासा का था, स्पेस एक्स और जापानीज एक्सपेरिमेंट भी टार्डिग्रेड्स के ऊपर अभी चल ही रहा है। तो व्योगोर में हम क्या कर रहे हैं, हम इन्हें ट्यून स्टेट में रिलीज करेंगे, वापस से रिहाइड्रेट करेंगे और माइक्रोग्रेविटी में ये देखेंगे कि वेदर दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस और नॉट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इसमें कहीं ना कहीं कैसे ये अडाप्ट करते हैं इस तरह के रिस्की सिचुएशन को, फिर कैसे ये अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं, कैसे माइक्रोग्रेविटी में ये बिहेव करते हैं, कौन से जीन्स इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इन सब चीजों के ऊपर हमारा यहाँ पे फोकस रहने वाला है। एस्ट्रोनॉट की प्रोटेक्शन में आगे को हमारे को हेल्प मिलेगी इससे, अगर इसे हम समझ पाएंगे। कहीं ना कहीं एक बेटर मेडिसिन के स्टोरेज के लिए हमारे को आप ये कह सकते हो कि एडवांस बायो मटेरियल मिल सकता है एंड इवन आप ये मान के चलो कि इससे लाइफ सपोर्ट को भी हम डेवलप कर सकते हैं, जिससे हम आने वाले समय में जो मार्स जैसे एरिया में हम ह्यूमन कॉलोनीज को सेटअप करने की बात करते हैं, हम उस ड्रीम को रियलाइज कर पाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको डिस्कशन समझ में आई हो। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।